तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत निर्वाचन आयोग का होम वोटिंग का नवाचार और आज से राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग देखने को मिल रही है। प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं को ये सुविधा और आज से प्रदेश भर में होम वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 62,927 पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता को मौका मिलेगा। तो प्रदेश में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 चरणों में चलने वाली इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा किया जाएगा। इसका पहला चरण 19 नवंबर तक चलेगा और दूसरा चरण 20 से 21 नवंबर को होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, आज से होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है और बुजुर्गों के लिए ये काफी देखिए राहत की बात है क्योंकि घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और जिन्होंने वोटिंग किया है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि मैं आपको सबसे एक्सक्लूसिव और लाइव नजारा दिखा रहा हूं होम वोटिंग का। 82 साल की बुजुर्ग महिला जमीला हमारे साथ में मौजूद हैं और इस पूरे कमरे को अभी बाकायदा पोलिंग बूथ बना दिया गया था और उन्होंने अपना मत जो है बाकायदा लिफाफे में सुरक्षित कर दिया है और मताधिकार का इस्तेमाल भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस लिफाफे में इन्होंने मत डाल दिया है और इसको अब ये बाकायदा जो मतपेटी के अंदर डाल रही हैं और ये आप देख सकते हैं कि होम वोटिंग का लाइव नजारा आपके सामने मौजूद हैं और ये करीब 82 साल की उम्र की बुजुर्ग हैं जमीला बेगम। इनसे बातचीत करते हैं कि आपने घर बैठे बैठे अपना वोट किया, कैसा लगा आपको? पूरी टीम यहाँ आई, आपके घर के इस कमरे को ही मतदान केंद्र बना दिया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा बेटा, तुम्हारी मेहरबानी जो घर बैठे ले लिया, हमसे खड़ा होया नहीं जाता है। तकलीफ हो रही थी खड़े होने में, चलने में? हाँ बहुत तकलीफ होती है। कब से आप बेड रेस्ट पर हैं? कब से कब हो गया मुझे? 1 साल हो गया। 1 साल से? नहीं 3 साल हो गए मुझे। 3 साल से घर में यहाँ बेड रेस्ट पर? हाँ। तो अभी आपने किया तो आपको समझाया इन्होंने कैसे वोट करना है, क्या ध्यान रखना है? हाँ कर लिया माशाल्लाह, जैसे आपने बताया। तो यहीं पर इन्होंने घर में ही पूरा एक तरह से आपको चारों तरफ पोलिंग बूथ बना दिया था। सही है साहब, जैसे बताया वैसा कर लिया। टीम का कैसा लगा आपको बर्ताव वगैरह, बातचीत? माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से लिया है आपने, बहुत बढ़िया करा मेरे साथ, सुकून से। आपको मतलब एक तरह से भीड़ भड़ाके में मैदान में नहीं जाना पड़ा, घर में ही सुकून से वोट हो गया। तुम्हारी मेहरबानी है बेटा जो तुमने यहाँ ले लिया मेरे। अरे मैं तो खुद न्यूज से हूँ, लेकिन ये निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि भाई सभी लोग जो घर पे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी वोट कर पाए। बेटा नहीं चला जाए, खड़ा नहीं रह जाए, 10 मिनट ही नहीं खड़ा रह जाए मेरे से, आई समझ में। और यहाँ बैठे बैठे भी मेरा हाथ पैर धूज रहा, देख लो। बैठे बैठे भी घबराहट हो रही है, लेकिन वोट हो गया तो इस बात की खुशी तो होगी। यही तो खुशी होगी कि अल्लाह का शुक्र है घर पे काम हो गया मेरा, घर पे ही हो गया। हाँ नहीं तो मैं तो जाती नहीं भाई, तो नहीं जा पाती हैं, आपका वोट नहीं डलता? नहीं मैं तो नहीं जाती। घर से आ गए तो हो गया ये? मैं तो बच्चों को भी लट गई थी कि बेटा मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। मेरे बस थोड़ी दूर बनिए की नहीं जाया जाए बेटा मेरे से। बनिए के सामान भी लेने नहीं जा पाते। तो आप देख सकते हैं कि ये जमीला बेगम है, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इनको उम्मीद नहीं थी कि इनका वोट डलेगा इस बार, क्योंकि बाहर जो घर गृहस्थी का थोड़ा छोटा मोटा सामान है वो लेना भी मुश्किल था, लेकिन इनका ये घर का कमरा आज मतदान का एक तरह से देखें तो वोटिंग रूम बन गया था। इसमें सभी घर के लोगों को बाहर कर दिया था। इनके बेटे यहाँ मौजूद है हमारे साथ में, जिन्होंने इनका 12D फॉर्म भरा था और अपनी मां को मतदान की तैयारी करवाई थी। अब इस बीच में आपको दिखाऊं, दूसरा वोट वहां पर कास्ट करने की तैयारी की जा रही है। एक और बुजुर्ग महिला वहां पर मौजूद है जो वोट कर रही है। उनको पहले जो पोलिंग टीम है बाकायदा पूरा समझा रही है कि मतदान कैसे करना है। इनके घर के सभी सदस्यों को उस कमरे से बाहर लाया जा रहा है और इस कमरे को बिल्कुल सेफ और सिक्योर पोलिंग रूम बनवाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जमीला बेगम है जो अभी मतदान करके चुकी हैं और वहां पर दूसरी महिलाएं। तो आपने क्या तैयारी की थी? फॉर्म वगैरह भरा था कुछ इनके लिए? जी हाँ सर, फॉर्म भरा था। क्योंकि मेरी मम्मी ने बदला बेटा मेरे साथ किसी पोलिंग बूथ पर जा नहीं जाएगा, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा तो मैं वोट देने नहीं आऊंगी। फिर मैंने हमारे स्थानीय पार्षद से बोला, मैंने यार ऐसी मम्मी की प्रॉब्लम है। फिर उसने आगे बात करी, फिर उन्होंने ये सुविधा मुहैया कराई। तो ये सुविधा मुहैया कराई और अब आज इनका वोट भी हो गया, जबकि 25 तारीख को बड़ा मतदान होगा, उससे पहले सबसे पहले आपने वोट दे दिया। जी हाँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का और हमारे स्थानीय पार्षद का, विधायक का। जी बिल्कुल, ये तो आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ये जो सुकून की जो एक तरह से चेहरे पे भाव है वो जमीला बेगम के है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया हो गया काम, बहुत बढ़िया कर लिया बेटा, अल्लाह तुम्हें तरक्की पे पहुंचा परवरदिगार। जी बिल्कुल, आमीन। तो आप देख सकते हैं कि ये टीम का दूसरा फेज शुरू हो गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में करीब 15 वोट लिए जा रहे हैं। दूसरा वोट यहाँ पर एक और बुजुर्ग महिला का लिया जा रहा है, जिनके हाथ में जो वोटिंग कार्ड है वो देखना चाहेंगे हम सबसे पहले। अभी यहाँ पर टीम पहुंची है, आपका कार्ड देख सकते हैं अम्मा?
ये हैं, इनका बुजुर्ग का नाम आप देखेंगे कि सलमा बेगम है, करीब 84 वर्ष इनकी उम्र है। कैसा लग रहा है अम्मा? ठीक लग रहा है भाई। वोट दे रहे हैं आप? हाँ दे रहे हैं ना। तो ये आप देखेंगे कि पूरी टीम इनके बाकायदा इस कमरे में आई हुई है और उस कमरे को खाली करवा दिया गया है कि घर के सदस्य इस कमरे में नहीं रहेंगे। जो सलमा बेगम के रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ में बाहर खड़े हैं। आज आपसे जानना चाहेंगे भैया, यहाँ जो है इनकी कितनी उम्र है, कब से नहीं चल फिर पा रही? पहले 80 साल के करीब की है, मतलब जी जी, और काफी टाइम हो गया इनका, हमारे बुजुर्ग हैं ये जी जी। और हर जब भी वो होते हैं इलेक्शन बोर्ड लिस्ट के हिसाब से देने के लिए जाते हैं। तो अभी इस बार इनकी थोड़ी तकलीफ थी वोट इनकी, इस वजह से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। नहीं, मैं तो मीडिया से हूँ, ये टीम अलग है मतदान की। अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है कि भाई घर आपको मौका मिला? अच्छा लग रहा है कि घर के अंदर सुविधा से देने जा रहे हैं बोर्ड के अंदर। आपने फॉर्म वगैरह भरा था? 12D फॉर्म इन्होंने भरा था, मैंने नहीं भरा। जी जी जी। तो अब कैसा लग रहा है पूरे परिवार को? बढ़िया लग रहा है। अब 25 तारीख को बाकी सब लोग जाएंगे मतदान के लिए? जाएंगे जी मतदान के लिए, और हर 5वें साल जाते हैं मतदान के लिए, तो और फिर जाएंगे मतदान देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं यहाँ पर, पूरी टीम अगले वोट की तैयारी में जुट गई है। जमीला बेगम बाकायदा बड़े सुकून से, इत्मीनान से घर के बाहर बैठी हैं और देखें कि पूरा मोहल्ला उनसे पूछ रहा है कि उनका अनुभव कैसा रहा, और बहुत ही तसल्ली के साथ सबको वो अपने अनुभव शेयर कर रही हैं कि मैं मतदान कर चुकी हूं और राजस्थान का पहले चरण का पहला मतदान इन्होंने किया है। तो बाकी लोग 25 तारीख को करेंगे, लेकिन जो बैलेट पेपर से किया गया मतदान है, क्योंकि ये ईवीएम से नहीं है, लोगों को सुविधा दी जा रही है और इसमें करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान करवाया जा रहा है। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 62,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने 12D फॉर्म यानी 12D फॉर्म भर करके मतदान की प्रक्रिया को शुरू करवाया था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक के बाद एक गलियों में, मोहल्लों में जहां जहां टीम मौजूद है, वहां BLOs की टीम, जो निर्वाचन आयोग की टीम, पुलिस की टीम बाकायदा, और उनके लिए जो पूरे वीडियोग्राफी की जा रही है, एविडेंस बाकायदा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ अनुभव है और बहुत ही अलग तरह का नजारा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि होम वोटिंग का नवाचार यहाँ पर किया गया है। ये नवाचार अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में साल 2018 में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं था। लेकिन पहली बार इसका सफल आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मतदाताओं की लिस्ट लेकर के खड़े हैं, ये एक BLO हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मांगीलाल मीणा। मांगीलाल जी, कितने लोगों की आपने लिस्ट आज निकाली है? 4 आदमियों की। 4 और हैं जो अभी करेंगे, या टोटल 4 हैं? अभी 2 है। अभी 2 और हैं। तो अभी ये कौन कौन है? जमीला बेगम और सलमा बेगम। सलमा बेगम। तो इसके बाद अगला मोहल्ला यही मोहल्ला है। आज पूरा ये करेंगे। हाँ। तो आज 14 से 19 तारीख तक आपका यही चलेगा पूरा अभियान? हाँ, ये चलेगा सर। 14 से 18 तक है, यही चलेगा काम। करीब कितने आदर्श नगर में बता रहे हैं? 370 मतदाता हैं। ये आपके खाली अपने वार्ड का है? मेरे वार्ड का है सिर्फ। तो आप देखेंगे कि ये मेरे वार्ड का है। जो टीम है तैयारियों में जुटी हुई है। आगे बाकायदा और भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर जो निकल करके आ रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला ऐसी हैं जिन्होंने अभी कहा था कि भाई मेरा वोट भी घर ले लो, लेकिन वो करीब 70 साल की थी, तो इस वजह से वो संभव नहीं था और वो फॉर्म भी नहीं भर पाई थी। लेकिन इन महिला ने, इनके परिवार वालों ने फॉर्म भरा था और इनकी उम्र 80 से ज्यादा है, तो इन्होंने होम वोटिंग का इस्तेमाल कर लिया। और राजस्थान का एक तरह से देखा जाए तो औपचारिक जो है मतदान का शंखनाद आज से हो गया है और करीब करीब 62,000 मतदाता 19 तारीख तक अपने मतदान का उपयोग करेंगे। बिल्कुल अरबाज, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है जिन्होंने मतदान किया है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है बुजुर्गों को और दिव्यांगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी कि घर पे ही वो वोटिंग कर पा रहे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालत फिर बेहद खराब होते जा रहे हैं। दिवाली के बाद दिल्ली NCR कई इलाकों में देखिए हवा फिर से जहरीली हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में भी हवा प्रदूषित हो गई है। नोएडा में आज AQI 378 और ग्रेटर नोएडा का जो AQI है वो 361 दर्ज किया गया है। धुंध की चादर लोगों की सांसों और साफ हवा के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का AQI 373 दर्ज किया गया है। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी जो हमने कल निर्णय लिया था कि ग्रेफ 4 के जो नियम है, कुल मिलाकर के जो व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जारी रहेंगे। अभी आज से हमने निर्णय लिया है क्योंकि बारिश का जो प्रभाव था खासतौर से डस्ट के ऊपर, वो अब धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गया है। तो पानी के छिड़काव पे हम लोग जो है फोकस करेंगे
और 8-12 बजे से इसके लिए अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं कि उसको फोकस तरीके से जो डस्ट के कण है कम से कम उसको सप्रेस किया जाए और गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है वो अभी जारी रहेगा। सांसों पर संकट जारी है। आम आदमी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर दीपावली के बाद से लगातार दोबारा बढ़ रहा है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के आसपास दर्ज किया गया है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 के आसपास दर्ज किया गया है। और आप तस्वीरें भी देखेंगे, इस समय हम नोएडा के एलिवेटेड रोड पर मौजूद हैं और आप विजिबिलिटी देखिए, सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है। अगर बात करें तो यह हाई राइज बिल्डिंग जो दिखाई देती थी वो देखिए ओझल सी हो गई, धुंधली सी हो गई और एक सफेद चादर, मोटी सफेद चादर इन पर पूरी तरीके से ढकी हुई है। दूसरी तरफ अगर सड़क पर बात करें तो नीचे देखेंगे जो वाहन है आवागमन कर रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी के लिहाज से ये आम आदमी को समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रदूषण की वजह से आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है उसको इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। और इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर है। आम आदमी को स्वास्थ्य की समस्याओं से बेहद जूझना पड़ता है। अगर बात करें खासतौर पे बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और एस्थमेटिक पेशेंट, इनको समस्याओं से सामना करना पड़ता है और डॉक्टर भी यही सलाह करते हैं कि बेवजह घरों से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि आप पीछे तस्वीरें देखेंगे ये एलिवेटेड रोड है, कनेक्टिंग रोड है, वाहनों का दबाव बहुत रहता है, लिहाजा आप देखेंगे विजिबिलिटी कितनी कम है। ये सामने ग्रीन बेल्ट है मेरे, वो भी पूरी तरीके से ढकी हुई है और ऐसे में आम आदमी को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें दीपावली के बाद से जब आतिशबाजी हुई है उसके बाद से प्रदूषण का ग्राफ एक बार दोबारा बढ़ा है। दिवाली से पूर्व बारिश होने की वजह से आम आदमी को राहत मिली थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल श्रेणी रेड जोन में आ गया है और ऐसे में आम आदमी को एक बार फिर से घरों में कैद होने जैसी स्थिति बन गई है। वहीं प्रदूषण विभाग का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, ग्राफ 4 लागू है, जो भी ग्राफ 4 में नियम है उनका उल्लंघन किया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई की जा रही है लेकिन जमीनी हकीकत इससे बेहद परे है। प्रदूषण का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो पाकिस्तान की ड्रोन से तस्करी की एक और कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। पंजाब के फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर सीमा पर तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रोन से जवानों ने क्वाडकॉप्टर DJI Mavic 3 क्लासिक बरामद किया है। साथ ही आसपास के गांवों में सर्च अभियान भी जारी है। तो बीएसएफ ने गोली मार करके ड्रोन को गिराया है, वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बीएसएफ ने तस्करी की कोशिश को देखिए एक बार फिर से यहां पर नाकाम किया है। पाकिस्तानी की नापाक हरकत देखने को मिली है। पंजाब सीमा पर ड्रोन दिखा है जिसको बीएसएफ के जवानों ने गोली मार करके ड्रोन को गिरा दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जंग के बीच इजराइल का बड़ा दावा, गाजा में बंधकों की जानकारी मिलने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि रंतीसी अस्पताल में बंधकों को रखे जाने का दावा है और रंतीसी अस्पताल के नीचे सुरंग में ये बंधक रखे गए हैं। सुरंगों में हमास के हथियार मिलने का भी दावा है। इजराइल की सेना ने वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना के हमले। तो इजराइल की सेना ने देखिए वीडियो जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो हिजबुल्लाह को लेकर के एक पक्की रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल ने अब इस बात को मान लिया है कि उसे युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलना पड़ सकता है। लेबनान की तरफ से अचानक हमले इतने तेज हो गए हैं कि अब हिजबुल्लाह को रोकना उसके लिए जरूरी हो गया है। गाजा में हमास इजराइल के 44 सैनिकों को खत्म कर चुका है। वहीं अब हिजबुल्लाह भी चुन चुन करके इजराइल के सैनिकों को टारगेट कर रहा है। देखिए रिपोर्ट।
ये गाजा नहीं है, ये हमास भी नहीं है, ये है उत्तरी इजराइल। लेबनान से लगे हुए इस इलाके में जैसे जहन्नुम की आग जल रही है। इजराइल अब लेबनान को गाजा बनाने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर हुआ यह हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल के कई सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। अगर ये हमला बड़ा लगा तो इस अटैक को देखिए। हिजबुल्लाह के लड़ाके रमीम बैरक के पास एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं और फिर होता है ये धमाका। इस वक्त लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। हिजबुल्लाह ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्लाह ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इजराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इन धमाकों ने एक बड़ी गारंटी दे दी है। इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल लेबनान को माफ नहीं करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी देखिए। מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. इजराइल की वार्निंग बहुत साफ है। उसने जो हाल फिलिस्तीन के गाजा का किया है, यही हाल वो लेबनान की राजधानी बेरूत का कर सकता है। यानी इजराइल ने अब जो पहले गाजा का हाल किया है, वही वो बेरूत को दूसरा गाजा बनाकर करेगा। सवाल है कि इस युद्ध में कितने गाजा बनेंगे। हिजबुल्लाह का एक और हमला देखिए। हिजबुल्लाह ने इस वक्त इजराइल की नाक में दम कर दिया है। इजराइल को दूसरा मोर्चा खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए अब कुछ भी करेगा और वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. ये लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर यारून इलाका है। यहाँ उठता धुआं इजराइल की बमबारी का नतीजा है। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इसीलिए डर है कि अब इजराइल बेरूत को दूसरा गाजा बना सकता है। ये बात पहले से साफ है कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। ईरान से जैसे ही ऑर्डर मिलता है, हिजबुल्लाह इजराइल को टारगेट करता है। ये ईरान का ऐसा प्लान है जिसमें हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल बुरी तरह उलझ कर रह गया है। ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भी इस्लामिक देश अब इजराइल के खिलाफ नहीं, वो गाजा की तबाही में बराबर का साझेदार है। ملت‌های مسلمان این را مایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد، دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند. लेबनान बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त वो इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है। 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में इजराइल की धमकी क्या हिजबुल्लाह को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्लाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 2006 का इजराइल लेबनान युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ। इजराइल के टैंक लेबनान के अंदर घुस गए थे। तब भी इजराइल का मरकाबा टैंक सबसे खतरनाक युद्ध मशीन बनकर लेबनान पर टूट पड़ा था। हालांकि सीज फायर के बाद इजराइल को बड़ा घाटा हुआ। उसकी फौज को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि हिजबुल्लाह 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बताता रहा है, क्योंकि इजराइल एक सेना नहीं बल्कि मिलिशिया को भी हराने में नाकाम रहा था। हालांकि हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अगर ये जंग बढ़ी और लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध आर पार का हुआ तो इस बार हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में समझ लीजिए कि अगर हिजबुल्लाह को झटका लगा तो इसका असर तेहरान तक पहुंचेगा।
वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है और इसमें सबसे खतरनाक बमबारी हिजबुल्लाह की तरफ से की जा रही है। गाजा से अलग इजरायल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध अब तक धीमा चल रहा था, उसमें अचानक बारूद की मात्रा बढ़ने से दुनिया में घबराहट फैलती जा रही है। उसमें हिजबुल्लाह के 73 से ज्यादा लड़ाके इजरायल के अटैक में मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल के 9 सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवा चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के ठिकानों पर अपनी ज्वालामुखी वाली मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है। इस मिसाइल के बारे में नसरल्लाह ने बहुत डिटेल में बताया है, ताकि इजरायल को पता चल जाए कि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह इस बार किस तरह के हथियार लेकर तैयार बैठा हुआ है। वैसे हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल की मदद करने पहुंचे अमेरिका को बिना लड़े एक बड़ा झटका लगा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के समुद्री बेड़े का हिस्सा रहे 5 कमांडो एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान मारे गए हैं। अमेरिका के कैरियर यूएसएस फोर्ड से ऑपरेट करने के दौरान उसकी स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी सील कमांडो दस्ते के 5 सैनिक एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। इस वक्त इजरायल और अमेरिका के लिए 4 एच बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थक है। एच से हमास, एच से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। इजरायल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजरायल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजरायल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, यमन हो या फिर ईरान। इजरायल का इरादा पक्का है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कि उसने इजराइल के 150 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। गाजा में लड़ते हुए इजराइल के 44 सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब हमास के बारूदी जाल में उसके कई कमांडो फंस सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। गाजा में इजरायल का मरकाबा टैंक घूम रहा है, जैसे किसी जंगल में शेर घूमता है, आजादी से, पूरे दबदबे से, और जहां चाहे किसी का भी शिकार करता है। मरकाबा टैंक गाजा के खंडहरों के बीच एक एक कोने को तलाश रहा है। मरकाबा टैंक को जहां हल्की सी भी हरकत दिख रही है, वहां वो गोला फायर करता है। इजरायल की ये बख्तरबंद वाली पावर रात में भी हमास पर नजर रख रही है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवां हमला, छठा हमला, सातवां हमला। 1 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो गाजा के उस जमीन से आया है जहां इजरायल का कब्जा हो चुका है। इजरायल ये बताना चाहता है कि उसका मरकाबा टैंक अभी जिंदा है। अभी उसने उत्तरी गाजा में चढ़ाई कर दी है। हर टैंक के निशाने पर है हमास। इजरायल का टैंक हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है। इजरायल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर हमास की पकड़ कमजोर पड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है? आखिर इजरायल को बताने के लिए ये वीडियो जारी करने की जरूरत क्या पड़ी कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसकी सबसे बड़ी ताकत मरकाबा टैंक अभी भी बहुत एक्टिव है और दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। इसे काउंटर करने वाला हमास का वीडियो देखिए। खंडहर बन चुके गाजा की एक इमारत से दिखाई देता है इजरायल का मरकाबा टैंक। हमास मोर्चा संभालता है और फिर छुप कर फायर करता है यासीन रॉकेट। एक टूटे हुए दरवाजे के बाहर रॉकेट ताना जाता है और फिर वहां से खड़े इजरायल के एक टैंक पर यासीन एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया जाता है।
तीसरा हमला भी आड़ से किया जाता है। टारगेट पर इजराइल का टैंक है और हमला भी यासीन रॉकेट से किया जाता है। हमास का ये रॉकेट पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। चौथा हमला सड़क के पास खड़ी एक नीमर बख्तरबंद गाड़ी पर किया जाता है। इसमें 9 सैनिक बैठते हैं, इसलिए नुकसान का अंदाजा लगाइए। पांचवें हमले के लिए हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर गली में आता है। इसके गली के एक मुहाने पर खड़े इजराइल के मरकाबा टैंक को यासीन रॉकेट से टारगेट किया जाता है। छठे हमले के लिए फिर यासीन टैंक से निशाना साधा जाता है। रोड की दूसरी तरफ एक मरकाबा टैंक खड़ा है और फिर धमाका एक दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है। सातवां अटैक बहुत ही खतरनाक है। हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर से नेमर बख्तरबंद गाड़ी से टारगेट करता है। दूरी सिर्फ 20 से 25 मीटर। आठवां हमला एक बुलडोजर पर होता है। ये है इजराइल का बख्तरबंद बुलडोजर D9। हमास इस पर रॉकेट से वार नहीं करता, बस इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के सबसे घातक 160 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को अल यासीन रॉकेट से फोड़ दिया है, जबकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तरी गाजा में इजराइल के 88 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि 25 टैंक तो सिर्फ पिछले 48 घंटे में तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा के अंदर तक घुसी इजराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंक को ऐसे उड़ा रहा है हमास। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिपकर वार कर रहे हैं। इन सब हमलों में हमास का यासीन रॉकेट इजराइल के लिए बहुत बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यासीन रॉकेट कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रॉकेट एक तरह से आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का ज्यादा खतरनाक वर्जन है, जो रूस के PG-7VR की नकल कहा जा सकता है। इस रॉकेट में 2 स्टेज वॉरहेड लगे हैं, यानी इसमें 2 जगह विस्फोटक होते हैं, जिसे टैंडम वर्जन कहा जाता है। यानी एक विस्फोटक आगे होता है, जबकि पीछे की तरह 105 मिलीमीटर में बड़ा विस्फोटक होता है। टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच को पहला विस्फोटक भेद देता है, जिसके बाद 105 मिलीमीटर वाला वॉरहेड बड़ा ब्लास्ट करता है और ये किसी भी टैंक के बख्तर को भेद सकता है। एक बार ये वॉरहेड टैंक में घुसता है तो समझ लीजिए अंदर जो भी होगा वो जल जाएगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसी रॉकेट से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के टैंक पर हमला किया था। हमास के नए नए वीडियो आ रहे हैं जिसमें गली मोहल्लों से युद्ध दिखाया जा रहा है। हर जगह यासीन रॉकेट ही हमास का सबसे सटीक हथियार साबित हो रहा है। इस वीडियो में भी हमास के एंटी टैंक दस्ते अचानक सामने आते हैं और खंडहर बन चुकी इमारतों से इजरायली टारगेट पर यासीन रॉकेट दाग देते हैं। इस
इस रॉकेट को हमास ने अब अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया है और वो इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला कर रहा है। दुनिया भर में ये किसी भी मिलिशिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है क्योंकि ये किसी भी बड़े एंटी टैंक मिसाइल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन तबाही उतनी ही मचाता है। यासीन रॉकेट का नाम हमास को कायम करने वाले शेख अहमद यासीन के नाम पर रखा गया है। 2004 में इजराइल ने एक हमले में शेख अहमद यासीन को मार डाला था, लेकिन अब इस रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हमास ने एंटी टैंक दस्तों में इसकी सप्लाई तेज कर दी है। गाजा में बमबारी के बीच लोग अब अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जिसके पास जो सामान बचा है वो उसे अपने साथ लेकर दक्षिणी गाजा की तरफ निकल गया। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।